नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी के विषय में, और जिन जिन भी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं जिस भी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है उन परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और हमारी जो श्रृंखला है वो श्रृंखला चल रही है शून्य से शिखर की ओर, ठीक है ना। शून्य से शिखर तक हम चलेंगे, यानी मैंने जो भी टॉपिक उठाऊंगा उस टॉपिक का मैंने जीरो से लेकर के मैं ऊपर तक पढ़ाऊंगा, ताकि आप जिस भी एग्जाम में बैठो, अगर आपको हिंदी का प्रश्न आए तो आप उसको किए बिना खाली न जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और मेरा मोटिव भी यही है कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। तो आज हम आपके लिए लगाए हैं फ्रेंड्स छंद, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स छंद। छंद की चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। छंद की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा। यति गति, ठीक है, यति गति तुक मात्रा चरण आदि से नियोजित रचना को ही क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। छंद की क्या परिभाषा है? यति गति तुक मात्रा चरण आदि से नियोजित रचना को ही क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। ठीक है, देखिए छंद से आपके एग्जाम में एक प्रश्न, दो टाइप से प्रश्न बनते हैं। या तो आपको उदाहरण दे करके प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सा छंद है, या फिर आपसे कोई उदाहरण देके या आपसे पूछ लेगा कि यति गति तुक मात्रा, या इसके विषय में कहाँ यति है कहाँ गति है, कितनी यति है कितनी गति, ऐसे कुछ प्रश्न आपसे पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यति की। उम्मीद करते हैं छंद की परिभाषा आप समझ पाए होंगे। यति की बात करें तो देखिए, यति की बात करें तो यति का शाब्दिक अर्थ होता है विराम। यति का शाब्दिक अर्थ होता है विराम, ठीक है ना। और विराम का मतलब होता है रुकना। यति कहते किसे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। किसी छंद को पढ़ते समय जहां रुकना होता है उसी को यति या विराम कहा जाता है, ठीक है ना। किसी छंद को पढ़ते समय जहां रुकना होता है उसी को यति या क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। चलिए हम इस उदाहरण से आपको समझाते हैं कि यति कहाँ का है। देखिए उदाहरण है मंगल भवन अमंगल हारी। तो यहां हमने क्या किया? रुका, तो यहां यति हो जाएगी, ठीक है, पहली यति यहां पे होगी। उसके बाद कह रहा है द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, यानी यहां दूसरी यति है, यहां दूसरी यति है। दीन दयाल बिरद संभारी, तो यहां भी रुकना है इसलिए यहां तीसरी यति है। हरहु नाथ मम संकट भारी, यहां जो है वो चौथी यति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि मंगल भवन अमंगल हारी, जहां हारी आ रहा है यहां कुछ समय के लिए हम क्या कर रहे हैं? रुक रहे हैं। तो जहां हम कुछ समय के लिए रुकते हैं वही होता है यति। तो द्रवहु सुदर्शन अजीर बिहारी, देखिए यहां भी यति है, यहां भी यति और यहां भी यति। तो यति का मतलब होता है विराम। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहराव। यानी जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो काव्य को पढ़ने में जहां हमें थोड़े समय के लिए रुकना होता है उसी स्थान को यति कहा जाता है। और फ्रेंड्स मान लीजिए यति एक ऐसा काव्य है या यति से काव्य के अर्थ में परिवर्तन हमेशा आता रहता है। जैसे यति का अगर सही जगह इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसका अर्थ अलग आने लगेगा, यानी यति का अगर सही जगह इस्तेमाल हुआ तो उसका अर्थ अलग आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल आपके सामने कह रहा है ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए ये जो दोहा है फ्रेंड्स, इस दोहा में लोग अलग अलग तरीके से यति का प्रयोग करके इसको, कुछ लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाला। जैसे ढोल की जगह यति लगा दिया, गवार की जगह यति लगा दिया, शूद्र की लगा दिया, पशु की जगह लगा दिया। अब देखिए ढोल का मतलब जानते हैं आप ढोलक। अगर मैं उनके अर्थ में बताऊं, जिन लोगों ने गलत अर्थ लगाया, गंवार का मतलब होता है मूर्ख, गंवार का मतलब मूर्ख होता है। शूद्र का मतलब होता है सेवक या नौकर।
पशु का मतलब होता है जानवर, और नारी का मतलब होता है यहाँ स्त्रियों से ले ली। उनका मानना था कि जो ढोलक है या जो मूर्ख व्यक्ति है, जो सेवक है, और जो जानवर है और नारी, नारी यहाँ औरत से ले ली, वो क्या है, वो सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी सभी, ताड़ना का मतलब मारना से, ताड़ना का मतलब क्या लगा लिया, मारना, सभी लोग मारने के ही अधिकारी हैं, या इनको जब तक हम मारेंगे नहीं सही नहीं रहेंगे। ये कुछ लोगों ने गलत अर्थ लगा लिया, लेकिन यहाँ गलत अर्थ लगाने का मतलब उन लोगों ने यति जो है वो गलत यति का इस्तेमाल किया। ठीक है, जो आपकी यति होनी चाहिए वो कहाँ लगेगी, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं मिटा लूँ पहले, कहाँ कहाँ आप यति का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए यहां देखिए, ढोल गवार एक यति यहां लगेगा, गवार शूद्र एक यति यहां लगेगा, पशु नारी एक यति आपका यहां है, सकल ताड़ना की अधिकारी। यानी इस दोहे का मूल अर्थ था, ढोल मतलब जानते हैं आप, जानते कहते हैं, गंवार का मतलब यहां रखा गया मूर्ख, गंवार का मतलब क्या रखा गया, मूर्ख। ठीक है, और शूद्र, गंवार शूद्र का मतलब सेवक या नौकर, सेवक या नौकर, सेवक या नौकर खा गया। ठीक है ना, और पशु नारी, पशु का मतलब होता है जानवर के समान। ठीक है ना, पशु का मतलब होता है जानवर के समान, जानवर के समान। यहाँ नारी का अर्थ दो अर्थों में लिया गया, मानव से। ठीक है ना, किसे लिया गया, नारी का अर्थ मानव से लिया गया। अब देखिए, अब यहां से आपने यति कैसे लगा तो इसका अर्थ बदल गया। ढोल मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं, ढोल, गवार शूद्र, अभी हम पूरा एक साथ पढ़ेंगे। गवार शूद्र का मतलब होता है मूर्ख नौकर। पशु नारी यानी जानवर के समान अगर मानव है तो वो जब तक उसको ताड़ा ना जाए, ताड़ा का मतलब होता है देखना या निगाह रखना, ताड़ने का मतलब क्या होता है, देखना या निगाह रखना। जब तक उस पर निगाह नहीं रखा जाता है तब तक वो अच्छे कार्यों को नहीं कर सकते या नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं आप इसको, इस अर्थ को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो हम यहाँ आपसे बात करने वाले थे यति की। ठीक है, तो यति देखिए, यति हमने लगाया, एक यहाँ यति लगा और एक यहाँ, तो इसका मतलब हमने आपसे बताया कि यति जो है वो काव्य के अर्थ में परिवर्तन कर देता। ठीक है, अच्छा आप एक एग्जाम्पल और देखिए, एक एग्जाम्पल जैसे होता है, रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो, यहां से आप यति अच्छी तरह समझ पाएंगे। देखिए, अगर मैं यहां यति लगाता हूं तो रुको मत जाने दो, इसका अर्थ ये निकल जाएगा। यदि मैं इसी यति को उठा करके, ठीक है ना, इसी यति को उठा करके अगर मैं यहां लगा देता हूं, यहां पर, तो हो जाएगा रुको मत जाने दो, रोको मत जाने दो या रुको मत जाने दो। ये देखिए यहां अर्थ आपका क्या हो गया, बदल गया, क्योंकि ज्यों ही आपने यति को बदला त्यों ही उसके अर्थ में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। इसीलिए कहा जाता है कि यति से काव्य के अर्थ में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं गति की। गति किसे कहते हैं, देखिए प्रत्येक छंद को एक ही प्रकार से नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है ना, बल्कि हर छंद को पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, और जिस तरीका से ये पढ़ा जाता है उसी तरीके को क्या कहा जाता है, गति या लय कहा जाता है। गति या क्या कहा जाता है, लय। ठीक है ना, देखिए गति का अर्थ लय भी होता है। अब जैसे अभी मैंने दो एग्जाम्पल लिया, अभी पिछले एग्जाम्पल में, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया था, मंगल भवन अमंगल हारी द्रव हूँ सुदशरथ अजीर बिहारी। अब यहाँ देखो, इसको हमने ऐसे पढ़ा, जबकि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसको दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। तो हर प्रकार के जो छंद हैं उनको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग अलग लय में पढ़ते हैं। तो जिस लय में पढ़ा जाता है, जिस तरीके से पढ़ा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, और आप इसको नोट भी करते हैं, आप एक तरह से नोट्स भी बनाते चलिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं तुक की। ठीक है ना, तुक किसे कहते हैं, तो वे शब्द जो बोलने व सुनने में, वे शब्द जो बोलने व सुनने में एक जैसे लगते हैं, वे शब्द जो बोलने और सुनने में कैसे लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, उसको कहा जाता है तुक। जैसे बात करें राम, आम,
राम आम, ठीक है ना। पाख साख, क्या कह लिए, पाख साख। देखिए ये सब बोलने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। आन मान, आन मान। अब देखिए जैसे राम आम, पाक साख, आन मान, ये दोनों जो शब्द हैं वो बोलने में और सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, जिसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तुक कहा जाता है। और आपने शब्द सुना होगा तुकांत। तो तुकांत का मतलब होता है, मैं उसको आगे एग्जाम्पल में आपको समझा रहा हूं। देखिए हम तुक को दो तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तुक का अध्ययन हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है जब एक पंक्ति का काव्य, जब काव्य कितने पंक्ति का हो, एक पंक्ति का हो, तो पहले यति, ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, पहले यति के पहले का शब्द जब दूसरी यति के पहले का शब्द, दूसरी यति के ठीक पहले के शब्द के साथ बोलने व सुनने में एक जैसा लगे तो वहां क्या होता है, तुक होता है। वहां क्या होता है फ्रेंड्स, तुक होता है। जैसे यहां देखिए मंगल भवन अमंगल हारी, यहां पे देखिए पहला यति है और पहले यति के ठीक पहले का शब्द क्या है, हारी है, ठीक है ना। और दूसरा है, दूसरा पंक्ति जो है द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, तो देखिए दूसरी यति यहां है, तो दूसरी यति के ठीक पहले कौन सा शब्द है, तो वो है बिहारी। अब देखिए हारी और बिहारी दोनों बोलने व सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे तुकांत शब्द या तुक शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तुकांत शब्द या तुक शब्द कहलाएंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलिए एक और एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला जब पंक्ति एक, यदि एक पंक्ति में से अधिक काव्य हो, जब एक पंक्ति से क्या हो, अधिक का काव्य हो, तो पहली पंक्ति का जो अंतिम शब्द होता है, ठीक है ना, पहली पंक्ति का जो अंतिम शब्द है और दूसरी पंक्ति के अंतिम शब्द के साथ बोलने व सुनने में एक जैसा लगे तो उसको क्या कहा जाएगा, तुक कहा जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, एक से अधिक, जब एक जो काव्य हो वो एक पंक्ति से अधिक काव्य हो, जैसे यहां देखिए रहीमन देख बड़ेन को, एक पंक्ति हो गया, ठीक है। लघु न दीजिए डारी, दो पंक्ति हो गया। जहां काम आवे सुई, कहां करे तरवारी, देखिए ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी हो गई, ये आपकी तीसरी हो गई और ये हो गई चौथी, ठीक है ना। तो इसमें दो पंक्ति से अधिक काव्य है, तो कह रहा है जब दो पंक्ति से अधिक काव्य हो तो पहले पंक्ति का अंतिम शब्द, तो पहले पंक्ति का अंतिम शब्द क्या है, डारी, और दूसरे पंक्ति के अंतिम शब्द जब बोलने व सुनने में एक जैसे लगे, तो देखिए दूसरे पंक्ति का जो अंतिम शब्द है वो क्या है, तरवारी। जब इन दोनों को बोलने सुनने में एक जैसे लगेंगे तो इसी को कहा जाएगा तुक। तो डारी और तरवारी दोनों बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, इसके एक कैसे शब्द हैं, तुकांत शब्द हैं, यानी तुक के शब्द हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, चरण की। देखिए चरण की बात करें, दो चरण है। चरण कहते किसे हैं, छंद को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है या छंद को कितने भागों में विभाजित किया गया, उन भागों को ही क्या कहा जाता है, चरण कहा जाता है, ठीक है ना। छंद को कितने भागों में विभाजित किया, उन भागों को ही क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छी तरह समझ पाए होंगे। आज चरण का निर्धारण दो प्रकार से हम करते हैं, ठीक है ना। चरण का निर्धारण कितने प्रकार से करते हैं, तो चरण का निर्धारण हम दो प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। पहला है जहां प्रत्येक यति के पूर्व के भाग को चरण कहते हैं, जहां प्रत्येक यति के पूर्व के भागों को क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। जैसे ए है, यहाँ यति हो गया, ए है, यहाँ यति हो गया, ठीक है, ये है, यहाँ यति हो गया, ये है, यहाँ यति हो गया। यानी देखिए यहाँ यति है, ठीक है, यहाँ यति है, ठीक है, और एक यहाँ यति है। यति का मतलब जहां रुकना हो, काव्य को पढ़ते वक्त जहां थोड़े समय के लिए क्या हो, रुकना, आप ही पीछे मैंने बताया। यहाँ देखिए चार यति है, ठीक है ना। कितनी यति है, चार यति है। तो कह रहा है जहां प्रत्येक यति के पूर्व के भाग को एक चरण कहते हैं, तो प्रत्येक यति के पूर्व का ये जो भाग है इसी को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फर्स्ट चरण। क्या कहते हैं, प्रथम चरण।
और दूसरा यति, ये देखिए दूसरा यति है, इसके ठीक पहले का क्या होगा, ये सेकेंड चरण, ठीक है। जबकि तीसरा यति है, तीसरा यति के पहले क्या हो जाएगा, ये तीसरा चरण हो जाएगा, ठीक है ना। और जबकि ये चौथे यति के पहले क्या हो जाएगा, चौथा चरण। तो इस प्रकार आपने देखा कि जहां प्रत्येक यति के पूर्व के भाग को एक चरण कहते हैं, तो इस तरह से प्रत्येक यति के पूर्व का भाग एक चरण, दो चरण, तीन चरण और चार चरण, तो ये भी आपके चरण कहलाते हैं, ठीक है ना। और चरण का जो अर्थ होता है, चरण को देखिए पाद भी कहा जाता है, चरण को पाद भी कहा जाता है, पद भी कहा जाता है, तो दोनों भी कहा जाता है, पाद पद या चरण। तो उम्मीद करते हैं आप चरण को समझ पाएंगे। चलिए चरण को हम अगले बात कर लेते हैं। देखिए जहां पूरी पंक्ति का एक चरण होता है और बीच में यति केवल लय बनाने के लिए आती है, तब चरण कैसे होता है। जैसे देखिए यहां से आया, यति आ गई लय बनाने के लिए, यहां भी आ गई, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, यहां आती लय बनाने के लिए आ गई, ऐसे ऐसे करके यहाँ आती आगे लय बनाने के लिए, यहाँ और यहाँ। देखो इसको कहा जाएगा प्रथम चरण। क्या है, प्रथम चरण है। अब कहेंगे सर यति, देखिए एक यति यहाँ है, एक यति यहाँ है, ठीक है ना। तो जो ये यति आएगा, ये यति केवल व केवल आपको आएगा लय बनाने के लिए। यहाँ यति, जो ये यति आ रहा है, ये यति किस लिए आ रहा है, लय बनाने के लिए आएगा। तो जब ये यति केवल लय बनाने के लिए आएगा, तो ये पूरा क्या कराएगा, प्रथम चरण कहलाएगा। और ये पूरा क्या कहलाएगा, ये द्वितीय चरण कहलाएगा। और ये पूरा क्या कहलाएगा, ये तृतीय चरण कहलाएगा। और ये पूरा क्या कहलाएगा, ये चतुर्थ चरण कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह जहां पूरी पंक्ति का एक चरण होता है और बीच में यति केवल किस लिए आता है, तो लय बनाने के लिए आता है, तो इस तरह से ये भी इसके भी कितने चरण होते हैं, चार चरण होते हैं। देखिए यहाँ जो पंक्ति है, एक यहाँ चार पंक्ति के चार चरण है, यहाँ चार पंक्ति के कितने चरण है, चार चरण है। जबकि पिछले एग्जाम्पल में दो पंक्ति के ही कितने चरण थे, चार चरण थे, ठीक है ना। जो पंक्ति के कितने चरण थे, चार चरण थे। तो उम्मीद करते हैं आप चरण भी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है मित्र। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें, देखिए छंद के प्रकार। आगे हमको क्या पढ़ना है, छंद के प्रकार, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए छंद के प्रकार की चर्चा हम अगली वीडियो में करते हैं, ठीक है। चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करते हैं। यदि लगे कि यह चैनल, यह आपको मैंने जो कुछ समझाया, देखिए आप चिंता मत करिएगा, बिल्कुल मैं जीरो से आपको पढ़ाऊंगा और सभी चीजें नोट्स बनवाते हुए चलूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं अगर अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। सबके लिए ऑल दी बेस्ट, और चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं छंद के अगले पार्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।